तो नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, क्या हाल है आप सभी के। आज की इस वीडियो लेक्चर में काफ़ी इंपॉर्टेंट बात हम करने जा रहे हैं भारत का संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और उसमें भी हम बात करेंगे एक पर्टिकुलर आर्टिकल 124। ठीक है, आर्टिकल 124 यानी कि अनुच्छेद 124 जो बात करता है एस्टैब्लिशमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट यानी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एस्टैब्लिशमेंट और ऑर्गेनाइजेशन की बात करता है। तो जानेंगे कितने जजेस होते हैं ओवरऑल, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में। जानेंगे कैसे जो है इनकी पूरी प्रक्रिया है इनकी अपॉइंटमेंट की। ठीक है, तो हर एक चीज़ जो कि आर्टिकल 124 में दिया है, जो इन 7 प्रोविजंस में दिया है, सिर्फ आर्टिकल 124 की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, आर्टिकल 124A में दिया हुआ है जो एक कमेटी दी हुई है एनजेक, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी, उसको मैं अगली वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। ये मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वीडियो की लेंथ होगी छोटी, आप लोग बड़ी वीडियो देखना तो पसंद करते नहीं है। जो पहला क्लॉज है आर्टिकल 124 का, जैसे मैंने आपको बताया टोटल 7 क्लॉजेज हैं। तो पहला क्लॉज मैं आपके लिए रीड आउट करता हूँ। There shall be a Supreme Court of India consisting of a Chief Justice of India and until Parliament by law prescribes a larger number of not more than 7 other judges। 3 बातें इसमें कह दी हैं। पहला कि there shall be a Supreme Court consisting of a Chief Justice, ओके, एक सुप्रीम कोर्ट होगा, उस सुप्रीम कोर्ट का एक चीफ जस्टिस होगा। और तीसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो है स्ट्रेंथ भी बता दी गई है कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ था 1949 26 नवंबर को और बन के तैयार हो गया था, इन्फोर्स हो गया था, लागू हो गया था ऑल ओवर द कंट्री एक्सक्लूडिंग द टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑन 26 जनवरी 1950। तो तब जो है जजों की संख्या थी, जो स्ट्रेंथ थी, एक तो चीफ जस्टिस हुआ करता था और अदर 7 जजेस थे। ठीक है, यानी कि टोटल जो जजों की स्ट्रेंथ आपने देखी कितनी, 8। फिर साल आता है 1986 का, सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट एक्ट 1986। इस समय जो है अब जो जजों की जो स्ट्रेंथ है ना, टोटल कितनी थी पहले इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट 8, 7 अदर जजेस और 1 चीफ जस्टिस। अब 1986 में जो है 24 अदर जजेस और 1 चीफ जस्टिस, तो कितनी हो गई स्ट्रेंथ 25। फिर साल आता है 2008 का, सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट एक्ट 2008। इस समय जो है जजों को जो संख्या है वो 25 से बढ़ा के कितनी कर दी जाती है 30, यानी कि 29 जो है वो अदर जजेस होंगे और 1 जो है चीफ जस्टिस होएगा। और अभी भी करेंटली 2022 में भी यही सिनेरियो चल रहा है। और ये पावर किसके पास है, जजों की संख्या बढ़ाने की, विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, विद द पेस ऑफ टाइम, ये पावर है पार्लियामेंट के पास। तो ये 3 बातें जो है आर्टिकल 124 के क्लॉज 1 में कही गई है। तो इतनी चीज आप लोग समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ। चलते हैं दूसरे क्लॉज पर। एवरी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन रेफर्ड टू इन आर्टिकल 124A एंड शैल होल्ड ऑफिस अंटिल ही अटेन्स द एज ऑफ 65 ईयर्स। देखिए 2 बात कही गई है कि जो है अपॉइंटमेंट होगा जो जजेस का, ठीक है, जजेस में सुप्रीम कोर्ट का जो है चीफ जस्टिस भी हो गया। ठीक है, चीफ जस्टिस भी क्या है, एक जज ही तो है, उन सारे जजेस का चीफ है, इसलिए चीफ जस्टिस है। तो इसमें जो है अपॉइंटमेंट की गई है, मतलब अपॉइंटमेंट की बात की गई है इन जजेस की। तो अपॉइंटमेंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, किसकी रिकमेंडेशन में करेगा, ये जो कमेटी बनाई गई है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी, आर्टिकल 124A, जो मैं अगली वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका था, काफ़ी लेंदी है ये। ठीक है, तो काफ़ी समझने में आप लोग को भी टाइम लगेगा और मुझे भी काफ़ी टाइम लगेगा आप लोग को समझाने में। तो फिलहाल फॉर द टाइम बिंग आप इतना समझ लीजिए कि ये जो है प्रेसिडेंट द्वारा जो है नियुक्त किए जाते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एनजेक यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी। और दूसरा जो इसी आर्टिकल 124 के दूसरे क्लॉज में क्या बोला गया है कि इनकी जो मैक्सिमम एज लिमिट होगी वो 65 ईयर्स ऑफ एज होगी। 65 ईयर्स ऑफ एज तक ये अपना ऑफिस होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये रिटायर हो जाएंगे। फिर आप देखोगे अच्छे से अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक को, तो उसमें जो है 3 स्टार मार्क किए होंगे, उसमें लिखा होगा 3 नंबर से उसमें डिस्क्राइब किया होगा। तो उसमें ये था कि जो पहले जो अपॉइंटमेंट था ना, अदर देन चीफ जस्टिस, जैसे एक चीफ जस्टिस हो गया और बाकी जैसे अभी प्रेजेंट में कितने हैं, टोटल 29 अदर जजेस हैं, एक चीफ जस्टिस है, टोटल 30 है स्ट्रेंथ। तो यानी कि जो अपॉइंटमेंट होगा बाकी जजों का एक्सक्लूडिंग द चीफ जस्टिस, तो वो उन जजेस का अपॉइंटमेंट होने से पहले किसकी रिकमेंडेशन ली जाएगी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की रिकमेंडेशन ली जाएगी।
बट 2014 में जब ये मामला आया, एनजैक कमेटी बनी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी, तो ये पूरा जो है पूरा सिस्टम जो है अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्या हुआ था। इंदिरा गांधी की सरकार थी, इमरजेंसी लग गया था, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तो पक्का देखिएगा उसको, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये खाली एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है आप लोग के लिए। तो पहले अगर आप इस आर्टिकल को 99th अमेंडमेंट एक्ट से पहले अगर आप देखते 2014 से पहले जब ये अमेंडमेंट हुआ, उससे पहले इसमें लिखा हुआ था साफ साफ कि इन द केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जज अदर देन चीफ जस्टिस, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शैल ऑलवेज बी कंसल्टेड। तो ये चीज जो है अमिट कर दी है। ठीक है, अब नहीं है, अब देखने के लिए मिलेगी नहीं। फिर उसके बाद इसमें सर्टेन और प्रोविजंस दिए हुए हैं क्लॉज 2 में कि या जज अब ये जो है अपने रेजिग्नेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनका रेजिग्नेशन कैसे होगा। पहला दो बातें कही गई है। पहला तो जो है वो खुद जो है अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को लिख कर दे दें कि आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम माई जॉब। ठीक है, और दूसरा जो है उनको जो है इम्पीच किया जा सकता है। इम्पीचमेंट प्रोसेस कहते हैं, जजों को जो हटाने की प्रक्रिया होती है उसे इम्पीचमेंट प्रोसेस कहते हैं। तो ये जो प्रोविजन दे रखा है इम्पीचमेंट का, ये आर्टिकल 124 इसी आर्टिकल के चौथे क्लॉज में दिया है। तो चौथा क्लॉज जो है मैं आपके लिए रीड आउट कर देता हूँ। अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस except by an order of president passed after an address by each house of parliament supported by a majority of total membership of that house and by a majority of not less than 2/3 of the member of the house present and voting has been presented to the president in the same session for such removal on the ground। अब देखिए यहाँ पे ग्राउंड कौन से, proved misbehavior and incapacity। ये दो ग्राउंड्स पे जो है जजेस को इम्पीच किया जा सकता है। और प्रोसेस क्या है कि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से जो है स्पेशल मेजोरिटी यानी कि 2/3 मेंबर्स जो हैं उनकी सहमति के बाद प्रेसिडेंट के पास ये जो है इनका जो ऑर्डर है जजेस को इम्पीच करने का, उसके बाद जाएगा प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट जो है अपना असाइन देंगे, अपना कंसल्ट देंगे, अपना अप्रूवल देंगे, उसके बाद जो है जजेस को इम्पीच कर दिया जाएगा ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। अगर जज ने कोई मिसबिहेव कर दिया, ठीक है, या फिर इनकैपेबल हो गया, पागल हो गया, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है, ही इज़ नॉट एबल टू मेक जजमेंट, ठीक है, तो इसको बोलते हैं इनकैपेसिटी। ओके, तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो ये कौन से सेक्शन में, आर्टिकल 124 के चौथे क्लॉज में दी हुआ है। सॉरी, सेक्शन में बोल रहा हूँ क्योंकि आईपीसी भी आ जाती है ना, आईपीसी भी पढ़नी होती है। फिर आपको आर्टिकल 124 में 2A करके एक क्लॉज दिखेगा। ठीक है, 2A में ये लिखा हुआ कि द एज ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल बी डिटरमाइंड बाय सच अथॉरिटी एंड इन सच मैनर एज पार्लियामेंट मे बाय लॉ प्रोवाइड। तो ये जो है ये इंसर्ट किया गया था 1963 में 15th अमेंडमेंट एक्ट द्वारा। तो इसमें ये बताया गया है कि ये जो पावर है जजेस की, जो एज क्राइटेरिया है, ठीक है, इसकी पावर भी कौन रखती है, पार्लियामेंट रखती है। कि पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि कोई एक ऐसी अथॉरिटी बनाएगी जो जजेस की जो अभी जो एज है, ठीक है, एज क्वालिफिकेशन है कि कितनी जो मैक्सिमम एज तक है, अब जैसे 65 ईयर्स है तो कितनी मैक्सिमम एज तक जो है जजेस की जो है रिटायरमेंट होगी। तो ये कौन डिसाइड करेगी, पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, एक अथॉरिटी बनाएगी और वो अथॉरिटी जो है डिसाइड करेगी क्या जो है मैक्सिमम एज होनी चाहिए जजेस की, ठीक है, ऑफिस को होल्ड कर सके उस एज तक। तो ये भी पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। ओके, आपने पहला क्लॉज देखा, दूसरा क्लॉज देखा, सेकंड ए, यानी कि अभी तक आपने वैसे टोटल 3 क्लॉज देख लिए, लेकिन है 2 ही हैं, पहला और दूसरा। दूसरे में ऐड हुआ है 2A, कब, 1963 में, ठीक है, 15वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। उसके बाद ये चीज़ जो है प्रोविजन ऐड हुआ है कि पार्लियामेंट जो है डिसाइड करेगी एज क्राइटेरिया। अब कि भाई कैसे जो है किस बेसिस पे जजेस बन सकते हैं, ये चीज़ जो है दे रखा है आर्टिकल 124 के तीसरे क्लॉज में। ठीक है, मैं रीड आउट करता हूं आपके लिए। अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अनलेस ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। पहली बात तो ये है कि अगर वो भारत का नागरिक नहीं होगा, इफ यू विल नॉट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, तो वो जो है क्वालिफाई करता ही नहीं है जज बनने के लिए। ठीक है, मान लीजिए कोई फॉरेनर है, ठीक है, सो अगर वो सिटीजन नहीं है इंडिया का तो ही इज नॉट क्वालिफाइड टू बिकम जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सीधी सी बात ये कही गई है। हैज बीन और एटलीस्ट 5 years ऑफ जज ऑफ अ हाई कोर्ट और ऑफ 2 or more सच कोर्ट्स इन सक्सेशन। ठीक है,
दूसरी जो इसमें क्वालिफिकेशन है, ठीक है, कि कम से कम जो है 5 साल के लिए उस बंदे को, जो सुप्रीम कोर्ट का जज बन रहा है, 5 साल के लिए उसको सर्व किया होना चाहिए किसी दूसरे हाई कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट में, या फिर जो है सक्सेसिव टर्म, मान लीजिए उत्तराखंड का हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ऑफ नैनीताल, उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद, 3 साल जो है किसी पर्टिकुलर जज ने हाई कोर्ट ऑफ नैनीताल में सर्व किया है, 2 साल जो है किसी उसी पर्टिकुलर जज ने हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद में जज एज अ जज वो अपॉइंटेड रहा है, वहाँ उसने सर्व किया हुआ है, तो तब जाके जो है 5 साल टोटल हो गए कंबाइनली, और तब जाके ही बिकम्स एलिजिबल फॉर बिकमिंग द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इतनी बात आप समझे। या फिर अगर आप कहीं जज नहीं हैं और अगर आपने किसी भी हाई कोर्ट में या किसी दूसरे कोर्ट्स में, ठीक है, अदर कोर्ट्स में जो है आपने 10 साल तक वकालत की हुई है ना, इफ़ यू प्रैक्टिस्ड एज एन एडवोकेट, then also you are eligible to become judge of the Supreme Court. तो वही जो इसकी लैंग्वेज है, has been for at least 10 years an advocate of a high court or of 2 or more such courts in succession. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक हाई कोर्ट में 2 साल के लिए जज रहा है, दूसरे हाई कोर्ट में 3 साल के लिए जज रहा है, कंबाइनली 5 साल के लिए हो गया। तो वैसे यहाँ पे एडवोकेट अगर आप हैं तो किसी हाई कोर्ट में आपने जो है 6 साल वकालत कर ली है, दूसरे हाई कोर्ट में आपने 4 साल वकालत कर ली है, टोटल जो आपका कंबाइंड टर्म है वो 10 साल हो गया आपको वकालत करते करते एज एन एडवोकेट, तो देन यू बिकम एलिजिबल फॉर बिकमिंग द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक, और फिर जो है इस क्लॉज 3 का सब क्लॉज जो है, तीसरा सब क्लॉज है आर्टिकल 124 के 3rd क्लॉज का 3rd सब क्लॉज। ठीक है, तो वो ये बताता है कि अगर प्रेसिडेंट की नज़रों में कोई डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट है, यानी कि जो बहुत ही मतलब सर्वश्रेष्ठ लॉ का ज्ञाता है, विद्वान है, बहुत ज़्यादा नॉलेज रखता है लॉ के फील्ड में, ठीक है, तो इन द नॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू मेक हिम द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। चौथा क्लॉज मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ कि ये जो है डील करता है जजेस के रिमूवल के लिए, कि पार्लियामेंट जो है मे बाय लॉ इट कैन प्रिस्क्राइब ऑन द बेसिस ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। फिर आएंगे 5वें क्लॉज में, आर्टिकल 124 के जो 5वां क्लॉज है, इट सेज पार्लियामेंट मे बाय लॉ रेगुलेट द प्रोसीजर फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ एन एड्रेस and for investigation and proof of the misbehavior or incapacity of a judge under clause 4। यानी कि यहाँ पे भी जो है पार्लियामेंट जो है रेगुलेट करेगी जो भी प्रोसीजर होगा ना इन्वेस्टिगेशन का। आप ऐसे ही तो किसी भी जज को आप जो है इम्पीच कर नहीं दोगे, पूरा का पूरा अपना एक उसका क्राइटेरिया होएगा, इन्वेस्टिगेशन चलेगा, पूरी जांच होगी, प्रूफ होगा कि ये जो है मिसबिहेव किया हुआ है या ये है इज़ नॉट कैपेबल। ठीक है, सो इसकी जो है पूरी पुख्ता जांच पड़ताल होगी, उसके बाद ही जो है जजेस को इम्पीच किया जाएगा। ये बात कही गई है आर्टिकल 124 के क्लॉज 5 में, और इसमें भी जो है पार्लियामेंट के पास पावर है कि दे कैन प्रिस्क्राइब द मोड। ठीक है, दे कैन प्रिस्क्राइब द दे कैन मेक द प्रोसीजर। फिर क्लॉज 6 में अगर आप आओगे तो आपको पता चलेगा एवरी पर्सन अपॉइंटेड टू बी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल बिफोर ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस may can subscribe before the president or some person appointed in that behalf by him an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the 3rd schedule। तो आप कभी कॉन्स्टिट्यूशन के जो शेड्यूल्स है ना, तो उस शेड्यूल 3rd शेड्यूल में आप जाओगे तो इसमें जो है इनकी ओथ और अफर्मेशन की एक पूरा का एक लेटर टाइप का होता है। ठीक है, आई सॉलेमली टेक द ओथ ऑफ, तो वो सब आप देख लेना। तो उसमें जो है ये जो आपका ये क्लॉज 6 है, इसमें बात की गई है कि ओथ और अफर्मेशन की किसके आगे, या तो प्रेसिडेंट के आगे या फिर प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया कोई सबऑर्डिनेट ऑफिसर, उसके सामने जो है ये क्या ओथ ले सकते हैं। ठीक है, ले सकते हैं, क्या लेना ही पड़ता है वो। फिर क्लॉज 7 जो है, नो पर्सन हु हैज हेल्ड ऑफिस एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल प्लीड और एक्ट in any court or before any authority without the territory of India। okay,
सिंपल सी बात ये कह रहा है कि एक बार अगर तुम जज बन गए, तुम अगर एक बार सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए हो तो तुम किसी भी यानी कि इंडियन टेरिटरी के किसी भी कोर्ट में तुम जो है वकालत नहीं करोगे। यू विल नॉट बी प्लीडिंग। ओके, सिंपल सी बात है। तो ये जो है 7 क्लॉज हमने आज की इस वीडियो लेक्चर में अच्छे से डिस्कस किया और मैं आशा करता हूँ कि आपको जो है हर एक क्लॉज अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के संग शेयर कर दीजिएगा। क्या हर्ज है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।